मैं एक टॉप फैमिली के नंबर 1 जीनियस के रूप में रीइंकार्नेट हुआ, लेकिन सबके सामने मेरी फियांसे ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसने मेरे मुंह पर कहा कि सूयू, तुम जैसे लड़के से शादी करने से अच्छा मैं किसी कुत्ते से शादी कर लूं। इस ऑकवर्ड सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा पिछला जन्म वाला सेल्फ कितना अंधा था। उसने इस अनग्रेटफुल लड़की को पसंद ही क्यों किया? अगर टैलेंट की बात करें तो मैं उससे कहीं ज्यादा आगे था, और फैमिली बैकग्राउंड में तो लिन फैमिली कुछ भी नहीं थी। अगर मैं उसे पसंद नहीं करता तो लिन फैमिली कब की खत्म हो चुकी होती। वो चिल्ला रही थी कि मैं यहाँ कूल बनने की कोशिश ना करूं और उसके सामने दोबारा कभी ना आऊं। उसने कहा कि वो इस एंगेजमेंट को नहीं मानती और मेरा ये चिपकू बिहेवियर उसे डिस्गस्टिंग लगता है। मैंने बोर होकर उससे कहा कि तुम बहुत लाउड हो, थोड़ा शांत रहो। एंगेजमेंट तोड़नी है तो तोड़ दो, इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? मेरी बात सुनकर वो शॉक रह गई। वहां खड़े भीड़ में लोग आपस में बात करने लगे कि क्या सूयू ने सच में ब्रेकअप एक्सेप्ट कर लिया है? ये क्या हो रहा है? प्लॉट ट्विस्ट कैसे आ गया? एक लड़का तो तुरंत अपने डैड को कॉल करने भाग गया ताकि वो अपनी फैमिली को इस न्यूज के बारे में अलर्ट कर सके। उसने मुझसे कहा कि सिर्फ बातों पर उसे विश्वास नहीं है, क्या मैं स्वेयर कर सकता हूँ? मैंने भी तुरंत स्वेयर कर लिया कि मैं सूयू अब से लिन पांगशी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखूंगा और कल खुद आकर इस एंगेजमेंट को ऑफिशियल कैंसिल करूंगा। अगर मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मेरा पूरा वजूद मिट जाएगा। उसने कहा कि ठीक है, वो इस बार मेरा विश्वास कर रही है। मैंने अपने आप से सोचा, ये ओवर कॉन्फिडेंट लड़की कितनी बेवकूफ है। स्वेयर करने का मतलब ये नहीं कि मैं तुझे, तेरी लिन फैमिली और उस मेन कैरेक्टर को जिंदा छोड़ दूंगा। ओरिजिनल बुक की स्टोरी के हिसाब से मेरा और मेरी सू फैमिली का फेट था कि हमें इस डेस्टिन हीरो के पैरों तले कुचला जाना था, पर अब मुझे अपनी लाइफ आसान और लंबी बनानी थी। इसलिए लिन फैमिली और उस डेस्टिन हीरो दोनों का मरना तय था। तभी मेरे दिमाग में एक आवाज आई, सिस्टम बाइंड कंप्लीट हो गया है। मैंने तुरंत पूछा कि इसके क्या फंक्शंस हैं। सिस्टम ने बताया कि उसका एम मुझे अल्टीमेट डेस्टिन्ड विलन बनाना है और मेरा करंट मेन क्वेस्ट है डेस्टिन्ड हीरो चू फंग को एलिमिनेट करना। ये सब करने पर मुझे मैसिव रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मैंने सोचा अगर मैं पूरी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूं तो हीरो का लक काफी हद तक स्टील हो जाएगा। आखिर मेरी एक्स की लिन फैमिली मेरी सू फैमिली के रिसोर्सेज यूज करके ही तो इस चू फंग को ट्रेन कर रही थी। लिन पांगशी ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा कि अब बातें क्लियर हो गई हैं तो वो जा रही है और कल घर पर मेरा वेट करेगी। उसने मुझे ताना मारा कि मैं प्रॉमिस ना तोड़ूं वरना मारा जाऊंगा। जैसे ही वो मुड़ने लगी मैंने उसे रोका। मैंने कहा कि जब तुम्हें मुझसे और मेरी फैमिली से कोई रिलेशन नहीं रखना तो तुम्हारे हाथ में जो बी रैंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलॉय वेपन है और जो रिंग तुमने पहनी है वो दोनों मुझे वापस कर दो, क्योंकि अब तुम इनके लायक नहीं हो। वो गुस्से से बोली कि सूयू, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम गिफ्ट की हुई चीजें वापस मांगते हो? मैंने कॉन्फिडेंटली रिप्लाई किया कि जब तुमने ही कहा कि तुम्हें मुझसे कोई वास्ता नहीं रखना तो मेरी सू फैमिली की चीजें मैं वापस क्यों ना लूं? और वैसे भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैंने उसे टॉन्ट किया कि क्या वो सिर्फ फ्री के बेनिफिट्स लेना चाहती है? क्या उसे लगता है कि सू फैमिली को कोई भी बुली कर सकता है? तभी वहां एक नया कैरेक्टर हीरो की एंट्री मारता है और कहता है कि क्या सू फैमिली का यंग मास्टर सिर्फ लड़कियों को बुली करना जानता है। लोगों ने तुरंत उसे पहचान लिया, ये सीनियर ईयर क्लासरूम का चू फेंग था। मैंने उससे पूछा कि उसका लिन पैंगसी के साथ क्या रिलेशन है। उसने कहा कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैंने सीधे शब्दों में उसकी बोलती बंद कर दी और कहा कि जब ये हमारा पर्सनल मैटर है तो तुम जैसा आउटसाइडर बीच में बोलने वाला कौन होता है। मैंने सबके सामने क्लियर किया कि मैंने जो चीजें दी थी वो कभी एज अ परमानेंट गिफ्ट नहीं दी थी। चू फेंग ने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की कि सू फैमिली का यंग मास्टर कितना चीप है जो अपने दिए हुए गिफ्ट्स वापस ले रहा है। मैंने उसे इग्नोर किया और लिन पैंगसी से दोबारा स्टर्न आवाज में मांगा। आखिर में उसने गुस्से में वो चीजें वापस फेंक दी और बोली कि ठीक है ले लो। मैंने उससे कहा कि अपने डैड को रेडी रखना, कल मैं खुद आकर ये एंगेजमेंट तोड़ूंगा। चू फेंग उसे वहां से ले गया और उसे दिलासा दिया कि वो उसके लिए इससे भी अच्छा वेपन ढूंढेगा। जैसे ही वो गए सिस्टम की आवाज आई कि मैंने स्टोरी लाइन सक्सेसफुली चेंज कर दी है, जिसके लिए मुझे एक न्यूबी गिफ्ट पैक मिलता है। मैंने उसे ओपन किया और मुझे एक रेल्म अपग्रेड कार्ड, एक गोल्डन बॉडी 9 स्टेज टेक्निक और 100 किलो 9th रैंक एसेंस मिला। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। मैंने सोचा सिर्फ एक छोटा सा प्लॉट चेंज करने पर इतने मैसिव रिवॉर्ड्स मिले हैं तो अगर मैं आगे चलकर चू फेंग के बड़े अपॉर्चुनिटी स्टील कर लूं तो क्या मुझे मार्शल सेंट लेवल के रिवॉर्ड्स मिलेंगे? ये सोचकर ही मैं पूरा हाइप हो गया। दूसरी तरफ लिन फैमिली के घर में सीन बिल्कुल अलग था। लिन पैंगसी के डैड उसे डांट रहे थे कि उसने बिना पूछे सूयू से एंगेजमेंट तोड़ने का स्टेप क्यों लिया और वो वहां बस रोने का ड्रामा कर रही थी। उसने अपने डैड से कहा कि आप सूयू से इतना डरते क्यों हैं? वो तो बस अपनी फैमिली की वेल्थ पर उड़ने वाला एक रिच किड है। उसने अपने डैड को याद दिलाया कि वो जल्द ही 8th रैंक पार करने वाले हैं, इसलिए अब उन्हें सू फैमिली के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। वो अपने डैड को मैनिपुलेट कर रही थी कि उन्हें अपनी लिन फैमिली की पुरानी ग्लोरी वापस लानी चाहिए। उसके डैड उसकी इन बातों में आ गए। उन्होंने डिसाइड किया कि जब आज मैं उनके घर आऊंगा तो वो मुझे अच्छे से लेसन सिखाएंगे और एंगेजमेंट तोड़ने के साथ साथ मुझसे माफी भी मंगवाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी बेटी मुझसे कहीं ज्यादा बेटर है। तभी मैंने उनके घर के हॉल में एंट्री ली और एक कोल्ड स्माइल के साथ पूछा, लिन फैमिली के हेड, मुझे समझ नहीं आया कि आप किस तरह की माफी चाहते हैं और क्या आपने मेरी सू फैमिली की सारी चीजें रेडी रखी हैं? उन्होंने अपना फेक एटीट्यूड बनाए रखा और कहा कि सूयू, मैं तुम्हारा ब्रेकअप एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन कल तुमने मेरी बेटी की जो इंसल्ट की है उसके लिए तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी, वरना मैं खुद सू फैमिली के पास जाकर पूछूंगा कि उन्होंने तुम्हें क्या मैनर सिखाए हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने सीधा उनकी औकात दिखाते हुए कहा कि तुम सिर्फ एक 7th रैंक के पीक मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई मेरी फैमिली को क्वेश्चन करने की? ये सुनकर वो चिल्ला उठे कि मैं इंसोलेंट हूं और क्या मेरे बड़ों ने मुझे ग्रैंड मास्टर की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया? मैंने उनसे काउंटर किया कि ग्रैंड मास्टर की
रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, लेकिन तुम किस स्टेटस से मुझ पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी 7th रैंक की कल्टीवेशन से या इस फर्स्ट ईयर फैमिली हेड होने के घमंड से? तभी वहां चू फैंग टपक पड़ा और बोला कि सुयू तुम ग्रैंड मास्टर से ऐसी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते, भूलो मत कि वो पैंशी के डैड हैं। मैंने उसे कंप्लीटली इग्नोर किया। पैंशी चिल्लाकर बोली कि उसकी फैमिली ने एंगेजमेंट तोड़ना एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए अब हमारा कोई रिलेशन नहीं बचा और मैं यहाँ से जा सकता हूँ। मैंने काम आवाज में कहा कि अगर ऐसी बात है तो मेरी सू फैमिली की तरफ से दिए गए सारे एंगेजमेंट गिफ्ट्स मुझे वापस चाहिए। मैंने लिस्ट गिना दी, 20 किलो 8th रैंक एसेंस, 2 A रैंक वेपन्स, 3 B रैंक वेपन्स और कई प्रॉपर्टीज के शेयर्स। ये सब सुनते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि इन सबको वापस लौटाने का मतलब था कि लिन फैमिली की पूरी वेल्थ 70% तक गिर जाएगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने मेरा सामान रेडी नहीं रखा। पैंशी चिल्लाने लगी कि मैं कितना बेशर्म हूं। उसका कहना था कि जब ब्रेकअप मैंने खुद इनिशिएट किया है तो गिफ्ट्स वापस मांगने का मुझे कोई राइट नहीं है। चू फेंग भी बीच में अपनी हीरोगिरी दिखाते हुए बोला कि अगर मैं सच में एक मर्द हूं तो मुझे समझना चाहिए कि ब्रेकअप के बाद दावरी वापस नहीं मांगी जाती। लिन फैमिली के हेड ने भी कह दिया कि गिफ्ट्स वापस नहीं मिलेंगे और अगर मैं अभी वहां से निकल जाऊं तो वो मेरी डिसरिस्पेक्ट को माफ कर देंगे। ये सुनकर मैं जोर से हंसने लगा। वो गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड मेरा 5th ग्रैंड अंकल, जो कि एक 9th रैंक का ग्रैंड मास्टर था, वहां अपीयर हुआ और उसने लिन हाउ को वहीं दबा दिया। मैंने कॉन्फिडेंटली कहा, लिन हाउ तुम बस एक 7th रैंक के मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस यंग मास्टर पर हाथ उठाने की? इसे थप्पड़ मारो। मेरे ग्रैंड अंकल ने उसकी पूरी औकात याद दिला दी कि वो इस चीटी जैसी यूजलेस फैमिली का होकर भी हमारी सू फैमिली के खिलाफ बोल रहा है। लिन हाउ गुस्से और डर में चिल्लाया कि क्या 9th रैंक का ग्रैंड मास्टर रूल्स तोड़ना चाहता है, क्योंकि हाई रैंक एक्सपर्ट्स लो रैंक वालों को मार नहीं सकते। मेरे ग्रैंड अंकल ने स्मर्क करते हुए कहा कि जान से तो नहीं मारेंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ अपने घुटनों पर बैठने पर मजबूर जरूर कर सकते हैं। और अगले ही पल लिन हाउ जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। अपने डैड को घुटनों पर देखकर लिन पैंशी मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। उसने कहा कि सुयू तुम एक नंबर के जर्क हो, मेरे डैड को छोड़ दो वरना मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चू फेंग वहां आगे आया और हीरो वाले टोन में बोला कि सुयू तुम सिर्फ अपनी फैमिली के पावर के दम पर दूसरों को बुली करते हो। आज मैं चू फेंग तुम्हें चैलेंज करता हूं, अगर तुम मर्द हो तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो। मैंने एक कोल्ड स्माइल के साथ कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। हम दोनों के बीच फाइट शुरू हुई और एक ही झटके में मैंने उसकी पूरी स्पीड और पावर को काउंटर कर दिया। वो होश खो बैठा और चिल्लाया कि ये इम्पॉसिबल है, तुम 6th रैंक के मार्शल आर्टिस्ट कैसे बन गए? कल तक तो तुम सिर्फ अर्ली 5th रैंक थे। मैंने उसे मॉक करते हुए कहा कि छोटे बेवकूफ, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हारी समझ से बाहर हैं। मैंने ऑब्जर्व किया कि उसकी पावर ठीक ठाक थी और उसके अटैक्स में 5th रैंक जैसी स्ट्रॉन्ग मेंटल एनर्जी छुपी हुई थी। वो जमीन पर गिरते हुए चिल्लाया कि उसे ये डिफीट मंजूर नहीं है। तुरंत मेरे माइंड में सिस्टम का प्रॉम्प्ट आया। प्रोटैगनिस्ट की मेंटल स्टेट काफी डिस्टर्ब हुई है। सक्सेसफुली प्रोटैगनिस्ट को हिट करने के लिए आपको 1000 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, सिर्फ एक छोटा सा अटैक और सीधा 1000 पॉइंट्स। ये चूफेंग तो मेरे लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गया है। चूफेंग गुस्से में पागल हो गया, कहने लगा कि मैंने जरूर कोई घटिया ट्रिक यूज की है और वो दोबारा अटैक करने दौड़ा, लेकिन मैंने उसके अटैक को किसी बच्चे के खिलौने की तरह रोक लिया। मैंने उससे कहा कि मैंने गलती से तेरी थोड़ी तारीफ क्या कर दी, तू तो आसमान में उड़ने लगा, तेरी ताकत सिर्फ एक बच्चे के लेवल की है, इसका मतलब ये नहीं कि तू हम अडल्ट से टकरा सकता है। उसे जमीन पर चटाने के बाद मैं वापस लिन हाउ की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या अब मुझे मेरी सू फैमिली के गिफ्ट्स वापस मिलेंगे? पैंक्सी गुस्से से पागल हो रही थी, चिल्ला रही थी कि लिन फैमिली इतना बड़ा डेट क्यों बेयर करे और मुझे गालियां दे रही थी। मैंने उसकी आवाज बंद करवाई और उसके पास जाकर ध्यान से समझाया, लिन पैंक्सी तुम गलत फहमी में हो। पहली बात, मैं यहाँ तुमसे कोई बार्गेन नहीं कर रहा हूँ और दूसरी बात, अब तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने इस तरह चिल्ला सको। हालत हाथ से निकलते देखकर लिन हाउ चिल्लाया, स्टॉप, मैं सू फैमिली के सारे गिफ्ट्स लौटाने के लिए तैयार हूँ। उसने मुझे उतनी ही वैल्यू के सारे रिसोर्सेज दे दिए। मैंने उन्हें एक्सेप्ट करते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, हमारी सू फैमिली की चीजें ऐसे फ्री में नहीं मिलती। तभी सिस्टम की तरफ से एक और रिवॉर्ड साउंड आई। हीरोइन की फैमिली की प्रेस्टीज को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय करने और उनका लक कट करने के लिए आपको एस रैंक टियान यूएन सोर्ड और 3000 विलन पॉइंट्स रिवॉर्ड किए जाते हैं। मैटर सॉल्व होने के बाद मैं मुस्कुराकर उनसे विदा ली। जाते जाते मैंने उन्हें वो 9th रैंक एसेंस दिखाया और टॉन्ट मारते हुए कहा कि वैसे कितने दुख की बात है, मैं ये प्रेशियस एसेंस लिन फैमिली के हेड को गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन अब तुम इसके लायक नहीं रहे। मैंने सबके सामने ओपनली अनाउंस कर दिया कि आज से सू फैमिली और लिन फैमिली के बीच कोई कनेक्शन नहीं होगा। सारे बिजनेस टाइज कट। मेरे इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद वहां खड़े टैंक फैमिली और दूसरे बिजनेस पार्टनर्स ने भी पलटवार किया। उन्होंने लिन हाउ से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए और उल्टा उससे पेनल्टीज मांगने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने सिर्फ सू फैमिली के रेफरेंस से लिन फैमिली के साथ बिजनेस किया था। लिन हाउ गुस्से और मजबूरी में चिल्लाकर रह गया। सिस्टम ने फिर से बजाया। हीरोइन की फैमिली को इनडायरेक्टली दबाने के लिए आपको 2000 विलन पॉइंट्स और मिल गए। सीन चेंज हुआ और मैं वापस अपने घर आ गया। मैं वहां बैठा थोड़ा जोन आउट हो गया था, तभी मेरे डैड वहां आए। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और बोले कि घर में अकेले जब कोई आउटसाइडर ना हो तो फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड पर वापस जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ छोटी मोटी बातें हैंडल करने के बाद वो वापस निकल जाएंगे, पर जाने से पहले उन्होंने मुझे समझाया कि अब जब मेरी आंखें खुल चुकी हैं तो मुझे इस फ्री टाइम में प्रॉपर्ली ट्रेन करना चाहिए। मैंने पिछले कुछ सालों में काफी टाइम वेस्ट कर दिया था। उन्होंने मुझे खुशखबरी दी कि उन्होंने पूरी फैमिली को ऑर्डर्स दे दिए हैं कि मेरी ट्रेनिंग रिसोर्सेज की अब कोई लिमिट नहीं होगी। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रहा था। सही में घर में ऐसी इनफाइनाइट वेल्थ होना किसी सपने जैसा था। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से डैड को अश्योर किया कि इस बार मैं क्योटो मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन एग्जाम में टॉप पोजीशन लेकर आऊंगा। डैड ने एक प्राउड स्माइल दी और कहा कि अब वो टेंशन फ्री है और मुझे लिन फैमिली के बारे में सोचने की कोई
कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने पहले ही अपने लोगों को उनका सफाया करने का ऑर्डर दे दिया है। जब मैं अकेला था मैंने अपना स्टैट्स पैनल ओपन किया। मुझे पता था कि ये सारे विलन पॉइंट्स सिस्टम की शॉप में काम आएंगे। जब मैंने शॉप चेक की तो वहां ऐसे लेजेंडरी आइटम्स थे जिन्हें देखकर किसी भी हाई लेवल मार्शल सेंट की आंखें खुली की खुली रह जाएं। पर मैं बिल्कुल रिलैक्स था क्योंकि मुझे पता था कि आगे चलकर चूफंग के पास आने वाली सारी हिडन अपॉर्चुनिटीज को मैं चुरा लेने वाला हूं, तो पॉइंट्स की तो कमी आने ही वाली नहीं थी। मैंने प्लान बनाया कि इन पर थोड़ा और प्रेशर डाला जाए। मैंने अपने एक सबऑर्डिनेट को कॉल किया और ऑर्डर दिया कि मीडिया में ब्रेकअप की खबर स्प्रेड कर दो, लेकिन ट्विस्ट ये डालना कि लिन पैंगशी और चूफंग का चक्कर चल रहा था और लिन फैमिली ओपनली इस चूफंग पर अपना पैसा उड़ा रही थी। उसने तुरंत ऑर्डर एक्सेप्ट किया और जल्द ही हर जगह न्यूज हेडलाइंस बन गई। शॉकिंग, लिन फैमिली की शहजादी ने एंगेजमेंट तोड़ी क्योंकि वो सीक्रेटली किसी और आदमी को स्पॉन्सर कर रही थी। लोग आर्टिकल्स पढ़कर उनका मजाक उड़ाने लगे कि बाहर से इतनी इनोसेंट दिखने वाली लड़की अंदर से इतने गेम्स खेल रही थी। अगले ही दिन लिन पैंगशी गुस्से से भरी हुई मेरे पास आई। वो चिल्ला रही थी कि सुयू, तुम एक नंबर के जर्क हो। तुमने मेरे और चूफंग के बारे में इतनी घटिया बातें फैलाकर मेरा नाम खराब कर दिया है। मुझे आज के आज एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैंने फुल इनोसेंट होने की एक्टिंग करते हुए उससे पूछा, कैसा एक्सप्लेनेशन? मैंने थोड़ी ना मीडिया से कुछ कहा है। सबको पता है कि हमारा ब्रेकअप लोगों के सामने हुआ था, और वैसे भी जब तुम्हारी एंगेजमेंट मेरे साथ हो चुकी थी तब तुम उस चूफंग के इतना क्लोज क्यों घूमती थी? क्या इसमें तुम्हारी थोड़ी सी भी गलती नहीं है? उसने रोते हुए चिल्लाया कि वो और चूफंग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और लोगों की सोच इतनी घटिया है। मैंने कोल्डली रिप्लाई किया कि लोगों की सोच कैसी भी हो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। अब जब हमारा कोई कनेक्शन नहीं बचा है तो तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम्हें कोई राइट नहीं है यहाँ आकर मुझसे क्वेश्चंस पूछने का। वो रोने लगी और मुझे कोसने लगी कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और सिंपली गुड बाय कह दिया। वहां आसपास खड़े स्टूडेंट्स उसे और उसके उस अच्छे दोस्त को देखकर बुरी तरह ट्रोल करने लगे। स्टोरी शिफ्ट होती है मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ। हमारे टीचर ने अनाउंस किया कि ग्रेजुएशन एग्जाम में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं और हमारी फाइनल क्लोज ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। आने वाले 8 दिनों के बाद हेवनली रैंकिंग डिसाइड की जाएगी। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पर आएगा उसे एक 9th रैंक एसेंस, एक A रैंक एलॉय वेपन, एक प्योर 9th रैंक ग्रैंड मास्टर की डायरेक्ट ट्रेनिंग और साथ ही मिलिट्री में एक ल्यूटेनेंट की रैंक दी जाएगी। सेकंड और थर्ड आने वालों को भी 8th रैंक के रिसोर्सेज और सेकंड ल्यूटेनेंट की रैंक मिलेगी। उसी दौरान मैंने चूफंग की तरफ नोटिस किया और उसका ऑरा पहले से काफी अलग लग रहा था। वो ऑलरेडी 5th रैंक के मिड स्टेज तक पहुंच चुका था। मैंने अपने आप से कहा, कमाल है, एक नंबर का डेस्टिन प्रोटैगनिस्ट है ये। कुछ ही दिनों में सीधा एक बड़ा रैंक अपग्रेड कर लिया। उसकी स्पीड बिल्कुल अनरियल थी। मुझे रियलाइज हो गया था कि मैं इस चूफंग को आराम से लेवल अप करने नहीं दे सकता। मुझे उसके आगे आने वाले सारे अपॉर्चुनिटीज और लक को कट करना पड़ेगा। वहीं मीटिंग खत्म होती है और सब डिसबैंड हो जाते हैं। दूसरी तरफ चूफंग जोरों शोर से ट्रेनिंग में लगा हुआ था, पूरा फोकस अपनी ताकत बढ़ाने में, और अचानक उसने एक और ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया। वो 5th रैंक के लेट स्टेज में पहुंच गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड था और वो अपने आप से बोला कि अब चाहे 6th रैंक के अर्ली स्टेज वाले सामने आए, वो भी उसका सामना नहीं कर सकते। उसने कसम खाई कि वो मुझे अपने पैरों तले कुचल देगा और अपने उस पहले वाले थप्पड़ का बदला ले। फिर तो जैसे चूफंग बिल्कुल पागल ही हो गया। एक ही दिन के अंदर उसने हेवनली रैंकिंग के नंबर 9 को डिफीट कर दिया। उसने ओपनली अनाउंस किया कि ये नंबर 9 तो सिर्फ एक शुरुआत है, अब वक्त आ गया है कि रैंकिंग का नंबर 1 ये किंग भी अपनी जगह से हटे। उसने ये किंग को चैलेंज किया। पूरा ग्राउंड क्राउड से भरा हुआ था और सब ये किंग को चीयर कर रहे थे। पर आखिर में चूफंग ने अपना पावर दिखाया और ये किंग को भी नॉकआउट कर दिया। जीतने के बाद वो स्टेज पर खड़ा होकर चिल्लाया कि उसे पता है सब उसको हल्के में लेते हैं और उसे सिर्फ एक टॉय बॉय समझते हैं, लेकिन उसने अपनी पावर प्रूव कर दी है। उसने पूरी आवाज में मुझे चैलेंज किया और कहा कि सुयू, कल शाम 5 बजे अगर तुम मर्द हो तो मुझसे लड़कर दिखाओ। मैं सबको बताऊंगा कि मैं उस लिन पैंगशी के लायक हूं, तुम नहीं। थोड़ी देर बाद मेरा एक दोस्त परेशान हालत में मेरे रूम का दरवाजा पीटने लगा। उसने घबराकर बताया कि यू भाई, अरीना में बहुत बड़ा बवाल हो गया है। चूफंग ने काफी टॉप रैंकर्स को हरा दिया है और अब स्टेज से तुम्हें चैलेंज कर रहा है। मैंने मुस्कुराकर सोचा कि लगता है हमारा हीरो अब लोगों के नीचे रहना पसंद नहीं कर रहा। मैंने कूल वे में कहा, चलो चलकर देखते हैं कि क्या तमाशा चल रहा है। मैं जब अरीना पहुंचा तो वो चूफंग स्टेज पर खड़ा माइक्रोफोन पर बोल रहा था कि अगर मेरे अंदर हिम्मत है तो वो वहां आकर मुझसे लड़े। मैंने स्टेज की तरफ चलकर जाते हुए अपनी लाउड आवाज में कहा, कल तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। अगर तुमने मेरा सिर्फ एक अटैक झेल लिया तो मैं सू फैमिली को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। क्या तुम्हें यह बेट मंजूर है? चूफंग ने कंफ्यूज होकर पूछा कि मैं रिटर्न में क्या बेट चाहता हूं। उसने क्लियरली कह दिया कि अगर मैं उससे पैंगशी को छोड़ने के लिए कहूंगा तो वो ये नहीं करेगा। मैंने हंसकर उसकी धज्जियां उड़ा दी और कहा, मेरी ऐसी 3rd क्लास औरत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इस बेट में तुमसे कुछ नहीं मांग रहा क्योंकि तुम्हारी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ये बेट तो बस इसलिए है ताकि मैं तुम्हारा ये अनोइंग बोलना बंद करवा सकूं। चूफंग गुस्से में आकर बोला कि फालतू बातों का कोई फायदा नहीं, अभी इसी वक्त लड़ते हैं। दोनों स्टेज पर आमने सामने खड़े थे। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली और चिल्लाया कि सुयू, ये स्ट्राइक मेरे उस पुराने थप्पड़ का बदला है। उसने अपना अल्टीमेट स्टार स्वॉर्ड आर्ट यूज किया और हवा में जंप लगाकर मेरे सर के ऊपर से अटैक करने लगा। मैंने बिल्कुल बोल्ड टोन में कहा, मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है कि मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे सर के ऊपर उड़ने की कोशिश करे। वो एटीट्यूड में चिल्ला रहा था कि मैं इस अटैक को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा और मुझे सरेंडर
सरेंडर कर देना चाहिए। मैंने सिर्फ एक वर्ड कहा, नॉइजी, और एक छोटी सी मूवमेंट के साथ मैंने उसके इस सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक को मिट्टी में मिला दिया। चूफेंग शॉक से पागल हो गया कि ये कैसे पॉसिबल है। मैंने उसे याद दिलाया, मैंने कहा था ना कि मुझे पसंद नहीं कोई मेरे सर पे चढ़े। अब मैं सिर्फ एक स्ट्राइक करूंगा, अगर बच गए तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैंने अपना हेवनली स्किल यूज किया और उसके ऊपर एक मैसिव प्रेशर ड्रॉप किया। चूफेंग चिल्लाया कि ये इम्पॉसिबल है और उसने अपने सारे अल्टीमेट मूव्स लगाने की कोशिश की, लेकिन एंड में वो बुरी तरह जमीन पर धूल चाट रहा था। आखिर में उसके स्कूल के एक टीचर ने आकर उसकी जान बचा ली। चूफेंग ने थोड़ी शर्म के साथ अपने टीचर से माफी मांगी कि उसने उन्हें डिसअपॉइंट किया है। उसके तुरंत बाद स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हान ने आकर मुझे डांटना शुरू कर दिया कि मैं चैलेंज मैच में जान से मारने का अटैक कर रहा था और मैंने रूल्स तोड़े हैं। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने कौन सा रूल तोड़ा है। जहां तक मुझे याद है, रैंकिंग टूर्नामेंट कोई मामूली मैच नहीं है। इसमें ओपनली एनकरेज किया जाता है कि हम अपनी फुल पावर का यूज करें ताकि हमारा ट्रू पोटेंशियल बाहर आए और सामने वाले चैलेंजर को पूरी रिस्पेक्ट मिले। और वैसे भी वहां पर सेफ्टी के लिए मेंटर्स तो मौजूद थे ही, तो क्या अपनी पूरी ताकत से लड़ना अब रूल ब्रेक करना हो गया है। वाइस प्रिंसिपल हान का ईगो हर्ट हो गया और वो चिल्ला पड़े कि सुयू, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया? मैंने स्मर्क करते हुए शांति से जवाब दिया, हमारी सू फैमिली के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है और हम हमेशा उन सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं जो उसके लायक होते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो एक टीचर के टाइटल को डिजर्व नहीं करते, मैं उन्हें एल्डर मानना जरूरी नहीं समझता। ये सुनते ही हान गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले कि वो देखते हैं कि मुझे इतनी हिम्मत कहां से मिली है। उनकी पावर बढ़ती देख मैंने उन्हें डायरेक्टली वार्निंग दे दी। मैंने कहा कि अगर आपने अपनी 8 रैंक की स्ट्रेंथ यूज करके मुझ पर अटैक किया तो अपनी मौत के लिए तैयार रहना। मेरी सू फैमिली किसी पर बिना वजह जुल्म नहीं करती, लेकिन हम किसी से डरते भी नहीं। अगर मेरी कोई मिस्टेक होती तो आप मुझे मार सकते थे और हमारी फैमिली एक लफ्ज नहीं कहती, लेकिन अगर आपने बिना किसी प्रूफ के मुझ पर अटैक किया तो सॉरी टू से, पर हमारी सू फैमिली के सारे मार्शल सेंट्स 9th रैंक और 8th रैंक के वॉरियर्स आपको मिट्टी में मिला देंगे। वाइस प्रिंसिपल हान जोर से हंसने लगा और बोला कि एक छोटा सा बच्चा पूरी सू फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मैंने भीड़ में खड़े अपने भाइयों की तरफ देखा और पूछा, मेरे भाइयों, अगर इस वाइस प्रिंसिपल ने मुझे बिना किसी रूल तोड़े मार दिया तो तुम लोग क्या करोगे? मेरे सवाल पर सभी ने एक साथ शेर की तरह दहाड़ कर कहा कि अगर हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर को अन्याय से मारा गया तो पूरी फैमिली अपना सब कुछ लगाकर इस आदमी और इसकी ब्लड लाइन का नामो निशान मिटा देगी। इस धमाके के बीच मेरे सेकंड ग्रैंड अंकल भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपनी डीप और स्ट्रॉन्ग आवाज में कहा कि हान वाइस प्रिंसिपल, मैं भी यहाँ हूँ, मुझे भी सुनना है कि मेरे पोते ने आखिर कौन सा गुनाह किया है। अगर इसने रूल्स तोड़े हैं तो इसे सूली पर चढ़ा दो, सू फैमिली कभी शिकायत नहीं करेगी। लेकिन अगर आप रीजन नहीं दे पाए तो चाहे हमें सेंट ये जैसे लेजेंड से दुश्मनी करनी पड़े, हम आपसे बदला जरूर लेंगे। ये सुनते ही वाइस प्रिंसिपल का पसीना छूट गया। वो थोड़ा स्टटर करते हुए बोला कि ये एक स्कूल है और रूल ब्रेकर्स को पनिश करना स्कूल का राइट है। मैंने डायरेक्ट स्कूल के मेन प्रिंसिपल की तरफ देखा जो वहां आ चुके थे और पूछा कि प्रिंसिपल सर, आप बताएं कि क्या मैंने कुछ गलत किया है? हेवनली रैंकिंग के नंबर 1 ने मुझे चैलेंज किया और एज अ लोअर रैंकर मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। इसमें किस रूल का वायलेशन हुआ है? जब कोई रूल नहीं टूटा तो ये वाइस प्रिंसिपल मुझे किस बात की सजा देना चाहते हैं? प्रिंसिपल ने अग्री किया और वाइस प्रिंसिपल हान को पब्लिक के सामने मजबूर होना पड़ा ये कहने के लिए कि उन्होंने मुझे फॉल्सली अक्यूज किया है और वो माफ मांगते हैं। लेकिन मैंने कोल्डली आंसर दिया कि मुझे आपकी ये सॉरी एक्सेप्ट नहीं है। मेरे ग्रैंड अंकल ने एक ही झटके में हान पर एक बड़ा स्ट्राइक किया। उन्होंने कहा कि मेरी सू फैमिली पर कीचड़ उछालने की कीमत सिर्फ एक नकली माफी से नहीं चुकाई जा सकती और ये थप्पड़ एक मार्शल सेन फैमिली को डिसरेस्पेक्ट करने का नतीजा है। अपने टीचर को पिटता देखकर चूफोंग का हीरो मोड ऑन हो गया। उसने एक ड्रामेटिक लाइन मारी, सू यू, इस दिन को याद रखना, 30 साल नदी के इस पार और 30 साल उस पार। आज तुमने अपनी फैमिली की बैकिंग का फायदा उठाकर मुझे और मेरे टीचर को झुकाया है, पर एक दिन मैं खुद आकर अपने इस इंसल्ट का बदला लूंगा। मैंने बस उसकी इस मूवी जैसी डायलॉग डिलीवरी पर हंस दिया और कहा कि ठीक है बच्चे, तब तक जी जान से मेहनत करते रहना। आखिर में प्रिंसिपल ने स्ट्रिक्टली अनाउंस कर दिया कि इस चैलेंज के ट्रू विनर सू यू हैं। प्रिंसिपल ने एक और शॉकिंग खबर सुनाई। उन्होंने अनाउंस किया कि कल रैंकिंग लॉक होने के बाद टॉप 20 स्टूडेंट्स को हमारे 9th रैंक्ड ओल्ड प्रिंसिपल के मार्शल आर्ट्स की लेगेसी को इनहेरिट करने का चांस मिलेगा। ये सुनकर पूरे क्राउड में आग लग गई। सब एक्साइट हो गए क्योंकि एक 9th रैंक्ड ग्रैंड मास्टर की इनहेरिटेंस बाकी सभी आइटम से ज्यादा प्रेशियस थी। फिर प्रिंसिपल ने सेफली और पोलाइटली मेरे फैमिली एल्डर्स को वहां से निकलने का रिक्वेस्ट किया और अश्योरेंस दी कि मेरी सेफ्टी की रिस्पांसिबिलिटी अब उनकी है। उनके जाने के बाद प्रिंसिपल ने वीपी हान को डायरेक्टली वार्न किया कि अपने दिमाग से कोई भी असैसिनेशन प्लान निकाल देना, वरना तुम्हारी मदद कोई मिनिस्टर भी नहीं कर पाएगा। फिर उन्होंने मुझे वापस आकर प्रॉपर्ली रेस्ट लेने को कहा और बताया कि परसों स्कूल के पीछे वाले नर्सिंग होम में गैदर होना है। वापस आते ही मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी जिसने मुझे पूरे 15,000 विलन पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स हेवन एंड अर्थ पावर, एक टियानुआन पिल और एक सोल सेवरिंग क्रिस्टल का रिवॉर्ड दिया। ये सब देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। इस बार तो छप्पर फाड़ कर प्रॉफिट हुआ था। मैंने अपनी अगली स्ट्रेटेजी डिसाइड की। जैसे ही मैं आउटर डायमेंशनल बैटलफील्ड में मार्शल गॉड का ट्रेजर हासिल करूंगा, उस दिन के बाद इस हीरो चूफोंग का इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रात को मैंने अपना स्टैट्स पैनल ओपन किया। मुझे नेक्स्ट लेवल में कंप्लीटली एक परफेक्ट ब्रेक थ्रू चाहिए था और इसके लिए मेरी फिजिकल कंडीशन पीक पर होनी जरूरी थी। मैंने ब्लड वाइटैलिटी मास्टरी को बूस्ट करने का ऑप्शन सिलेक्ट किया। सिस्टम ने बताया कि मास्टरी को 100% तक बढ़ाने के लिए 2900 पॉइंट्स लगेंगे। मैंने विदाउट हेजिटेशन पॉइंट्स खर्च कर दिए और अचानक मेरी बॉडी में एक अनरियल एनर्जी दौड़ने लगी। तब मुझे समझ आया कि सारे मेन कैरेक्टर्स ब्रेक थ्रू से पहले 90% के ऊपर क्यों रहते हैं। उस अल्टीमेट पावर की फीलिंग ही अलग थी। मेरे ब्रेक थ्रू की एनर्जी इतनी मैसिव थी कि वो एक फिनोमिनन बन गई और बाहर लोगों को नोटिस होने लगी।
लोग आसपास पॉइंट आउट करके बोलने लगे कि सुयू के विला के ऊपर से निकल रही ये एनर्जी तो हेवनली सोल ग्रैंड मास्टर बनने की है। ये बात सुनकर मेरे ग्रैंड अंकल्स भी तुरंत वहां आ गए और उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उन्हें लगता था कि मैं एक लड़की के पीछे बर्बाद हो रहा हूं, पर उन्हें यह नहीं पता था कि मैं सीक्रेटली ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच गया था। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी, पर वो डिस्ट्रक्शन वाली बिजलियां नहीं थी, उनके अंदर एक रिच लाइफ फोर्स छुपी हुई थी, जैसे डिस्ट्रक्शन के अंदर नया जन्म। मैंने उस लाइफ फोर्स को कैच किया और अपनी बॉडी के अंदर इमोर्टल सब्सटेंस बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर की इंटेंसली हार्ड ट्रेनिंग के बाद मैंने आखिरकार अपने आप को 7th रैंक की ग्रैंड मास्टर रैंक में सक्सेसफुली अपडेट कर लिया। मेरी बॉडी ऐसे ग्लो कर रही थी जैसे अंदर एक आग जल रही हो। मैं खुद से सोचने लगा कि एक टिपिकल 7th रैंक वॉरियर के कंपैरिजन में अब मेरा कॉम्बैट पावर कितना डेडली होगा। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अकेले ही आउटर स्पेस बैटलफील्ड पर किसी को भी मार सकता था। मेरे ग्रैंड अंकल ने मुस्कुराकर मेरी पूरी बॉडी का फाउंडेशन और सॉलिड ऑरा देखते हुए मेरी जमकर तारीफ। मैंने प्योरली हम्बल होकर थैंक यू कहा। उन्होंने बड़े फख्र से कहा कि जिस स्पीड से मेरा टैलेंट ग्रो हो रहा है, अगली 20 साल में मैं 9th रैंक और 50 साल के अंदर मैं एक फुल फ्लेजेड मार्शल सेंट जरूर बनूंगा। उन्होंने मुझे आराम करने का एडवाइस दिया और फिर से रिमाइंड करवाया कि कल ओल्ड नर्सिंग होम आना मत भूलना। अगले दिन जब मैं उस ओल्ड नर्सिंग होम पहुंचा, प्रिंसिपल हम सबको पुराने रिटायर्ड ओल्ड जाओ के पास ले जा रहे थे। वहां पर बैठे सारे बाकी लेजेंड्स मेरी तरफ पॉइंट आउट करके बातें कर रहे थे कि सू फैमिली की लक कितनी सॉलिड है जो इनके घर एक हेवनली सोल ग्रैंड मास्टर आया। एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अंदर जा रहे थे और थोड़ी देर बाद अंदर जाने की बारी मेरी आई। जैसे ही मैं अंदर गया, ओल्ड जाओ ने मुझे आवाज दी और बैठने को कहा। उन्होंने मेरी ताकत देखी और एक सॉफ्ट स्माइल देते हुए बोले, हमारे स्कूल में एक हेवनली सोल ग्रैंड मास्टर आया है, पर अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि मेरी ये मार्शल आर्ट्स लेगेसी तुम्हारे नेचर को सूट नहीं करती और उसके लिए मैंने किसी और को सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन एज अ सीनियर मैं तुम्हें किसी भी मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में गाइड कर सकता हूं। पूछो तुम क्या जानना चाहते हो। मैंने उन्हें डायरेक्टली देखते हुए रिस्पेक्टफुली कहा कि मुझे कोई टेक्निक नहीं चाहिए, मुझे बस उस स्पेसिफिक रूइन यानी उस मिस्टिक खंडर का की चाहिए। क्या आपको उसके सीक्रेट्स पता है? ओल्ड जाओ का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उन्होंने कहा कि वो पर्सनली कंफर्म कर सकते हैं कि अंदर के सीक्रेट का मार्शल गॉड से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं। मुझे उनकी इस कंफर्मेशन से समझ आ गया था कि मेरा टारगेट कंफर्म है। फिर ओल्ड जाओ ने एक रिक्वेस्ट रखी। उन्होंने कहा कि 19th सिटी में उनके एक बहुत पुराने दोस्त का बेटा रहता है, अगर मैं आने वाले 100 सालों तक उसकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं तो वो की वो मुझे दे देंगे। मैंने विदाउट एनी डाउट ये डील फाइनल कर दी। मैंने कहा 100 साल की प्रोटेक्शन तो एक बहुत छोटी चीज है, अगर उसके अंदर अच्छा टैलेंट हुआ तो मेरी सू फैमिली उसको टॉप टियर रिसोर्सेज देकर एज अ लेजेंड ट्रेन करेगी। ये सुनकर ओल्ड जाओ बहुत सेटिस्फाई हुए और उन्होंने मुझे वो की सौंप दी। उन्होंने अपनी पसंद की एक और रेयर मिस्टीरियस आइटम मुझे पकड़ा दी, ये कहते हुए कि अब उनका अंत पास है तो इन सब का उन्हें कोई काम नहीं है, बस उनके उस दोस्त के बेटे का थोड़ा ध्यान रखना। मेरे मन में ख्याल आया कि वाह, ये चूफंग का एक और बड़ा अपॉर्चुनिटी मैंने चुरा लिया। फिर उन्होंने हंसकर मुझे बाहर भेज दिया ताकि वो बाकी के स्टूडेंट्स को अपनी रियल लेगेसी दे सके। बाहर आते ही सिस्टम का प्रॉम्प्ट आ गया, अपने दुश्मन प्रोटैगनिस्ट की अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी चुराने के लिए बधाई हो, आपको एक स्टार शैटरिंग रैंक वेपन दिया जाता है। स्कूल ने फाइनल नोटिस रिलीज किया कि अब हमें ठीक 7 दिन बाद असेंबल होना है। हम सबकी फाइनल टेस्टिंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड पर होगी और हमारा प्राइमरी गोल वहां जिंदा बचकर वापस आना था। कैमरा शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहां चू फेंग ने अपने आइसोलेशन की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी और सीधा लिन फैमिली के दरवाजे पर उनसे मिलने आया। लिन हाओ और उसके मेंबर्स ने उसको वीआईपी की तरह अंदर इनवाइट किया। लिन हाओ ने अपने घर वालों को प्राउडली कहा, देखा, मैं तुम लोगों से पहले ही कह रहा था कि उसको अपना प्रेशियस बी रैंक वेपन देकर मैंने कोई गलती नहीं की। चू फेंग ने बहुत आदर भरे स्वर में कहा कि अगर सू फैमिली की इतनी बड़ी थ्रेट के बाद भी उन्होंने उसका सपोर्ट ना किया होता तो उसका ये अचीवमेंट पॉसिबल नहीं था। फिर उसने लिन पैंगशी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं वापस आ गया हूं और अब मेरी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने में जाएगी, कोई भी तुम्हें दुख नहीं दे पाएगा। वो ब्लश करने लगी। लिन हाओ ने जल्दी से बीच में बोलते हुए उसे बैठने को कहा और रिक्वेस्ट की कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड में वो उनकी बेटी और लिन फैमिली के बाकी स्टूडेंट्स का ध्यान रखें। चू फेंग ने दिल पर हाथ रखकर कहा कि जिस फैमिली ने उस पर इतना बड़ा एहसान किया है वो उन्हें कभी भूल नहीं सकता। इसके बाद चू फेंग ने अपने मास्टर प्लान को रिवील किया। उसने बताया कि कैसे लोग और नॉर्मल स्टूडेंट्स सू फैमिली की गुंडागर्दी और उनके उस एटीट्यूड से नफरत करने लगे हैं जहां वो अपने आप को सभी से ऊपर समझते हैं। चू फेंग ने लिन हाओ को एक स्पेशल अलायंस बनाने का आइडिया दिया जिसमें सारी सेकंड और थर्ड टियर फैमिलीज एकजुट होकर इन टॉप लेवल एलीट्स और सू फैमिली के खिलाफ आउटर बैटलफील्ड में खड़ी होंगी। लिन हाओ खुशी से राजी हो गया और उन अलायंस को असेंबल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। पूरा एटमॉस्फेयर काफी पॉजिटिव हो गया और फाइनली लिन हाओ वहां से खिसक गया ये बोलकर कि तुम दोनों यंगस्टर्स कितने दिनों बाद मिले हो तो थोड़ी देर गार्डन में अकेले बैठकर टाइम स्पेंड करो। कुछ दिन गुजरने के बाद हम सबकी यूनिवर्सिटी की टीम फाइनली एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड की तरफ रवाना हो गई। मैंने अपने आप से मन में डिसाइड कर लिया था कि अब वक्त आ गया है सबको दिखाने का कि एक सच्ची मार्शल सेंट फैमिली की धांसू ताकत क्या होती है। रास्ते में हेड ऑफिसर ने एक लंबा मोटिवेटिंग स्पीच दिया। उसने सबसे कहा कि तुम सब आने वाले ड्रैगन कंट्री के फ्यूचर पिलर्स हो, लेकिन ये बैटलफील्ड बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ एलियन रेसेस के एक्सपर्ट से तुम्हारी सीधी टक्कर होगी जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है। उसने बताया कि जो लोग इस ब्लड बाथ को सर्वाइव कर लेंगे वो कंफर्म 6th रैंक या 7th रैंक के स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर बनकर लौटेंगे। उसने सबको जिंदा वापस आने की विश दी। कुछ वक्त के ट्रैवल के बाद हम सब आखिर उस मिस्टीरियस जगह द 10,000 ईयर लोन सिटी लैंड हुए। वहां पर 9th सिटी के जनरल किंतुओं ने हमारा लाउडली स्वागत किया। उन्होंने बताया कि हमारी बेसिक अकोमोडेशन का इंतजाम कर लिया गया है और सब लोग आराम करने के बाद ठीक 5 बजे प्लाजा के मेन एरिया में इकट्ठे होंगे। वहां जाते हुए बीच रास्ते में हीरो चू फेंग मेरे पास आया और सीधे मुंह बोलने लगा, सुयू, अब हम आउटर स्पेस बैटलफील्ड में आ चुके हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि आम लोगों की यूनियन में कितनी पावर होती है। तुम जैसा घमंडी रिच किड सिर्फ मनी पर फोकस करता है, पर तुम्हें जनरल पब्लिक और वॉरियर्स की सपोर्ट कभी नहीं मिलेगी। मेरा सबऑर्डिनेट चू फेंग को घूर कर मुझे धीरे से बोला कि बॉस,
आखिर लोगों को ये क्यों लगता है कि इन्होंने हमें बॉयकॉट किया है, बल्कि असली रियलिटी तो कुछ और ही है। मैंने स्माइल करते हुए एक ठंडी आवाज में जवाब दिया। शायद इन गधों को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया है। थोड़ी देर में ही चू फेंग ने दूसरी यूनिवर्सिटीज और नॉर्मल फैमिलीज के स्टूडेंट से नेटवर्क करना शुरू कर दिया। उसकी नजर मिलिट्री एकेडमी के एक स्टूडेंट फैंग हाओ पर पड़ी। उसने उसके पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस किया कि अगले 4 साल तक हमें मिलकर एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। चू फेंग ने तुरंत अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया और मेरा नाम बदनाम करते हुए बोला कि सू यू जो लीडर है वो बस अपनी मार्शल सेंट फैमिली के बेस पर गुंडागर्दी करता है और फोर्सफुली एंगेजमेंट करता है। जब मेरी फ्रेंड ने उसे मना किया तो उसने ना सिर्फ रिश्ता तोड़ा बल्कि उसके डैड को बुरी तरह पीट दिया। इस वजह से सारे स्टूडेंट्स उसके ग्रुप को अवॉइड करते हैं क्योंकि लोग डरते हैं कि उन्हें भी मार दिया जाएगा। उसके पीछे से आकर लिन पैंशी ने भी रोते हुए झूठ बोला कि मैंने लगातार 7 साल तक उसके पीछे पड़कर उसे तंग किया और जब उसने ना कह दी तो मैंने पावरफुल स्टेटस का यूज करके उसके परिवार वालों के साथ अब्यूज किया। उनका घटिया रोना धोना सुनकर आसपास खड़े और नॉर्मल स्टूडेंट्स प्रोवोक हो गए कि एलीट फैमिलीज स्ट्रीट के क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक और घटिया होते हैं। फैंग हाओ ने इनकी सारी एक्टिंग बहुत ध्यान से सुनी। फिर उसने वहां खड़े गुस्से में आग बबूला हो रहे स्टूडेंट से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, तो मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या तुम सबको सच में कभी किसी रिच फैमिली या फिर स्पेशली इन एलीट्स ने तकलीफ दी है या फिर तुम्हारे पास ऐसी कोई सेम स्टोरी है जो इस लड़की जैसी हो? चू फेंग ने अपना नकली भाईचारा दिखाते हुए फैंग हाओ से कहा कि इन एलीट लोगों के नेचर बहुत एक्सट्रीम होते हैं और तुम्हें धोखेबाजी से सावधान रहना चाहिए। लेकिन फैंग हाओ का एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो गया और उसने एक लाउड और बोल्ड वॉइस में मेरी तरफ देखकर पुकारा, बॉस सू, तो क्या मार्केट में उड़ रही खबरों में आने वाला वो नया टॉय बॉय और आप पर एटीट्यूड दिखाने वाली घटिया औरत यही दोनों है? भाई ये तो बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी लग रही है। चू फेंग हटलाते हुए बोला कि ये तुम क्या बोल रहे हो और इसका मतलब क्या है? फैंग हाओ एक जबरदस्त हंसी देकर बोला कि मेरा सिंपल मतलब यही है कि मैं तुम पर और तुम्हारी साइड में खड़ी इस फेक औरत पर पूरे दिल से हंस रहा हूं। फिर फैंग हाओ अपनी एकेडमी के बाकी लॉन्डो की तरफ मुड़ा और चिल्लाकर पूछा कि भाइयों और मेरे एकेडमी के सोल्जर्स, मुझे इस एक डाउट का आंसर देना, तुम इन लोगों पर विश्वास करते हो या अपने बॉस सू यू पर? मैंने भीड़ की तरफ कदम बढ़ाते हुए उन्हें उस कुएं के मेंढक की कहावत सुनाई। मैंने उन लोगों की आंखों में झांकते हुए पूछा कि क्या तुम सबको सच्ची में लगता है कि तुम्हारे चंद खोखले शब्दों से पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सकता है? चू फेंग का पसीना निकल गया और वो बोला कि सू यू, आखिर तुमने ये कौन सा नया प्लान तैयार कर लिया है? फैंग हाओ ने अकड़ते हुए जवाब दिया, भूल जाओ कि यहाँ किसी ने गेम खेला है। तुम्हारी और उस लिन फैमिली की रियलिटी की इन्वेस्टिगेशन हम सालों पहले निकाल चुके हैं। अगर हम यहाँ इस आउटर बैटलफील्ड के रूल्स में फंसे ना होते ना तो हमारे एकेडमी के पूरे 3000 स्टूडेंट्स सिर्फ तुम दोनों से अकेले में चैट करने के लिए सीधा तुम्हारे घर में घुस गए होते। मैंने भीड़ में लाउड वॉइस में कहा, मेरे भाइयों, इन्हें लाउडली बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि सू यू किसी के घर में फोर्सफुली घुसकर उसे बुली करता है? पूरे 3000 सोल्जर्स ने एक साथ चिल्लाकर कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने उन जनरल स्टूडेंट्स की तरफ उंगली की और पूछा, तो अब बताओ चू फेंग, ये लोग तुम्हारी सिंगल झूठी स्टोरी पर यकीन करेंगे या मेरे इन 2762 हार्ड वर्किंग ब्रदर्स पर? मैंने वापस उन भाइयों से पूछा, क्या तुम्हें मेरी फैमिली के उस हाईएस्ट मार्शल सेंट रैंक से डर लगता है? उन्होंने कहा, कभी नहीं। फिर मैंने डीपली लास्ट सवाल किया, इन बेवकूफ लोगों को बताओ कि जिस शांति भरी जमीन पर ये लोग रोज रहते हैं, जिन शहर में अपने घर वालों के साथ मजे लेते हैं, उन्हें बॉर्डर पर कौन अपने खून से प्रोटेक्ट करता है? सबने एक साथ बोला, हमारे प्राउड मार्शल सेंट्स। मैंने आगे पॉइंट आउट किया कि इस एकेडमी में खड़े इनमें से किसी का भी बाप अमीर नहीं है, ये किसी एलीट फैमिली से बिलोंग नहीं करते। इन सब की स्टोरी बॉटम से शुरू हुई थी। सब ने मेहनत करके बिना पैसे लगाए इन स्कूल्स और एकेडमी में एंट्रेंस निकाली और इन्होंने अपनी ये हार्ड वर्किंग फेट हम जैसे टॉप फैमिलीज की चैरिटी और बेसिक रिसोर्सेज से बिल्ड की है। हमने इनसे कभी बदले में कुछ मांगा तक नहीं। हमारी मदद से ये अपग्रेड होकर अपने देश के पूरे पिलर्स बन जाते हैं। तो क्या इनमें से किसी के चेहरे पर मेरे या एलीट फैमिलीज के अगेंस्ट गुस्सा दिख रहा है? हम इनको दबाकर रखते हैं। मैंने लाउडली तमाचा मारते हुए पूछा, जब एक अच्छी कंडीशन से उठने वाला चू फेंग जैसा बंदा खुद को गरीब विक्टिम बुलाता है तो फिर इन सच्चाई में ग्राउंड से उठे हुए गरीबों का टैग आखिर क्या बनेगा? फैंग हाओ ने आगे जाते हुए चू फेंग को अल्टीमेट रियलिटी हिट की। उसने कहा, बॉस सू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें किसी एलीट ने परेशान नहीं किया है और तुम लोग सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड्स फॉलो करके एलीट से नफरत कर रहे हो। ध्यान से सुनना तुम सबके सब, ये एकेडमी सू यू की इज्जत उसके बाप की रैंक के बेस पर नहीं करती है। हमारी औकात सू यू ने फ्रेशमैन कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही दिखा दी थी। सिर्फ सेम जनरल पावर लेवल का यूज करते हुए बॉस सू ने ग्राउंड में अकेले उतरकर पूरे 3000 स्टूडेंट्स की हड्डियां तोड़ डाली थी और एक रिकॉर्ड फाइट में कभी नहीं हारे थे। तुम बच्चे लोगों को क्या इस अल्टीमेट रॉ पावर के लेवल डिफरेंस का अंदाजा भी है? उस शांति भरे शॉक के बाद मेरी आंखों के सामने फिर से सिस्टम पॉपअप फ्लैश हुआ। नोटिस, मेन कैरेक्टर चू फेंग की ओवरऑल इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल गई है। बधाई हो, तुम्हें नए 3000 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। इसके साथ एक जुयान पिल का पैकेज भी दिया गया जिसके एक ट्राई से मेरी करंट 7th रैंक ग्रैंड मास्टर पावर एक छोटे रैंक लेवल अप कर लेगी। मैंने एक चालू हंसी हंसते हुए खुद को बोला कि मैंने इस आलसी भेड़ चू फेंग का फिर से खूब फायदा उठा लिया है। सच में ऐसी छोटी मोटी शीप को जिंदा रखने में अलग ही स्वाद और फायदा है। जब तक इसका पूरा मास फैट लेवल नहीं बढ़ जाता, उसको जिंदा रखने में ही रियल फायदा है। इस हाई वोल्टेज ड्रामा के तुरंत बाद हमारे ऑफिसर जनरल ने ग्राउंड पर आके ऑफिशियल मैसेज पास करना स्टार्ट किया। उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत में कहा कि ये कैंप एक ऐसी लोकेशन पर स्थित है जो ह्यूमन रेस बाउंड्री के बीच के सेंटर सेक्शन में पड़ता है, इसलिए तुम्हें करंट सेफ्टी अटैक के बारे में डरना नहीं चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि तुम्हारा एक सिंपल मिशन अगले 4 साल जिंदा रहकर ग्रेजुएशन पूरा करना है और दूसरा इंपॉर्टेंट गोल यहाँ पॉइंट्स जमा करना है। 4 साल बाद जिनके पास गिवन नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे उन्हें सक्सेसफुल ग्रेजुएट किया जाएगा। ये सब पॉइंट्स डायरेक्ट एलियन बैटल्स विन करने, इंपॉर्टेंट रेयर मटेरियल उन्हें जमा करने और जंगल के डेडली बीस्ट्स को मारकर उनके कोर्स लाने से मल्टीप्लाई होंगे। कोई नया रिसोर्स जोन मार्क करने से पॉइंट्स ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने स्पेशली ये बात पॉइंट आउट करी कि किसी भी रेयर मटेरियल को जबरदस्ती आर्मी को देना रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये प्योरली बस मार्क्स बढ़ाने का ऑप्शन होता है।
फ्री एक्टिविटीज शुरू करने से पहले उन्होंने 2 रूल्स रिलीज किए। अगले दिन हम सभी आउटर लिमिट वाले अनटच जंगल एरिया में एग्जैक्ट 10 दिन के रियल बैटल ट्रायल के लिए उतरेंगे। टास्क बहुत स्ट्रेट था, ज्यादा से ज्यादा डेडली क्रीचर्स हंट करके उनकी एनर्जी कोर्स हासिल करना, जिससे हमारी रियल टाइम आवर और रैंक्स अपडेट होंगी। लास्ट अनाउंसमेंट में ये बताया गया कि इन पूरे टास्क में लिस्ट में आने वाले टॉप 10 कैंडिडेट्स को डायरेक्ट आगे फर्स्ट सिटी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जहां इन सारे ब्लू प्लैनेट यूनिवर्सिटीज की सबसे बड़ी क्लैश बैटल टूर्नामेंट अनाउंस की जाएगी, जिसमें मैसिव आइटम्स एंड रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। इस अनाउंसमेंट के साथ ही उन्होंने आईडी कार्ड्स बांटना चालू करा और उन्होंने फाइनली हम सबको इस फील्ड को रैंडमली एक्सप्लोर करने की परमिशन दे दी। मेरे पापा सू लॉन्ग की तरफ से कम्युनिकेशन आया। थोड़ी देर में मुझे बुलाया गया उनके पास। पापा ने कहा, इस बार तुम्हें बुलाया है क्योंकि कुछ बातें बतानी है। कल की 20 असेसमेंट में जाने की जरूरत नहीं, बेस में आराम से कल्टीवेशन करो। असली काम यह है कि इस बार के 5 रीजन्स एक्सचेंज कंपटीशन में मुझे चाहिए कि तुम नियॉन और हेफे रीजन वाले रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट्स को टेस्ट करो। उनमें कुछ अलग सा नोटिस करना है। हमें खबर मिली है कि इन दोनों रीजन्स पर शक है कि वो एलियन रेस के साथ मिले हुए हैं। मैंने कहा, यह काम मुझ पर छोड़ दो, चूंकि आपने इतनी हिम्मत दिखाई है तो मैं इसे पूरी तरह संभाल लूंगा। पापा ने कहा, अगर इस मामले में एक मार्शल सेंट इन्वॉल्व है तो मुझे शांति मिल गई। फिर उन्होंने कहा, बेटा, असेसमेंट खत्म होने के बाद मैं फ्रंट लाइन जाकर तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलना चाहता हूं। वो भी तुमसे मिलने को बहुत बेचैन है, पर अफसोस फ्रंट लाइन पर एक एलियन रेस का मार्शल सेंट उन पर इतनी नजर रखता है कि वो वहां से निकल ही नहीं पाते। फिर पापा ने जनरल क्विन से कहा, ठीक है, अब इतना ही। जनरल क्विन, तुम्हें परेशान करने के लिए माफी। जनरल क्विन ने कहा, फैमिली हेड, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? मेरी जान तो आपने ही बचाई थी उस साल, और आपने तो मेरे लिए 9th ग्रेड ब्रेक थ्रू के रिसोर्सेज भी तैयार किए थे। मैं तो सिर्फ यंग मास्टर को बुलाने आया हूं, कोई बड़ी बात नहीं। पापा ने ठीक किया, रिसोर्सेज तो तुमने अपनी मिलिट्री मेरिट से एक्सचेंज किए थे, मैंने तैयार नहीं किए थे। ये बात साफ रहनी चाहिए। मैंने जनरल क्विन को बधाई दी। कंग्रेचुलेशंस जनरल क्विन, आप जल्द ही 9th ग्रेड ग्रैंड मास्टर बनने वाले हैं। लगता है आपका लेफ्टिनेंट जनरल तक प्रमोट होना भी बस वक्त की बात है। जनरल क्विन ने हंसते हुए कहा, सू यंग मास्टर मजाक कर रहे हैं, ये तो सिर्फ लक है। फिर उन्होंने कहा, चलो मिलिट्री बेस में कुछ खाते हैं। इतने सालों से नहीं आए तो शायद बीस्ट मीट का स्वाद ही भूल गए होंगे। असेसमेंट खत्म होने पर चू फैंग ने एक डरावना सा स्कोर बनाया। 7280 पॉइंट्स के साथ 20 7वें ग्रेड के बीस्ट को मारकर पहला नंबर लिया। ये चिंग दूसरे नंबर पर, फैंग टिंग तीसरे नंबर पर, और इस तरह एक्सचेंज कंपटीशन की सीट्स ऑफिशियली लॉक हो गई। इंस्ट्रक्टर ने कहा, मैं पहले सिटी लॉर्ड के रेसिडेंस में रिपोर्ट देने जाता हूं, तुम सब यहां आपस में मिल लो। फिर वहां कंपटीशन के दौरान एक छोटा सा ड्रामा शुरू हो गया। एक आदमी लिन पैंक्सी को छेड़ते हुए बोला, सुंदर हो पर सिर्फ 5th ग्रेड होकर भी कंपटीशन में आ गई। लगता है तुम्हारे ज़ेनजियांग की मार्शल डाउ बहुत कमजोर हो गई है। आज रात किसी जगह बैठकर थोड़ा ड्रिंक नहीं करते? वो लड़की गुस्से में बोली, कितना घिनौना आदमी है। उसके पास खड़े चू फैंग ने कहा, अभी हाथ मत उठाओ, इन्हें थोड़ी देर और जीने दो, अरीना में मैं इन्हें इसकी कीमत चुकवा दूंगा। फिर अचानक एक लड़की अरीना में आई। वो आदमी फिर बोला, सुंदर हो, मैं तुम्हें अलग से बात करने के लिए इनवाइट करना चाहता हूं, थोड़ी मार्शल डाउ की डिस्कशन कर लेते हैं, कैसा रहेगा? गेट लॉस्ट। उसने जवाब दिया, औरत, ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं। तभी मैं वहां पर गया और उसे जमीन पर दे मारा। हम जैसे लोगों से बात कर पाना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगर ठीक से बोलना नहीं आता तो चुप ही रहो। वो गुस्से में फट पड़ा, कमीने, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मैं जरूर तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाऊंगी, छोड़ो मुझे। किसी ने उसे रोका। फिर वो बोली, आज अगर कोई जवाब नहीं मिला तो ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। मैंने कहा, धमकी दे रही हो मुझे? वो फिर बोली, कमीने, ले मेरा एक पंच। तभी झगड़ा शुरू हो गया। जनरल नसाबी ने आकर रोका, क्या तुम सब खुलेआम 5 पैट्स पैक तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? अरीना में किसी की जान लेना अलाउड नहीं है, घायल लोगों को वापस ले जाना कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी तरफ से जवाब आया, क्या ये सिर्फ चोट लगने की बात है? तुम लोग तो पूरी दुनिया से दुश्मनी करने जैसा बर्ताव कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि हमारी ड्रैगन नेशन पूरी दुनिया की दुश्मन बन जाए? जवाब मिला, ड्रैगन नेशन तो पैक्ट का पूरा पालन करती है, फिर हम दुनिया के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? उन्हें फौरन छोड़ो। चू फैंग ने गुस्से से सोचा, हाँ, वैसे भी पूरे दिन सिर्फ दिखावा करना ही जानते हो, असली बहाना है दिखावा करना। फिर अगला मुकाबला शुरू हुआ। मैच 26, 9 सिटी रिप्रेजेंटेटिव बनाम 36 सिटी। किसी ने कमेंट किया, जनरल यांग को तो मैचेस अरेंज करने का खूब हुनर है। सच में? मैंने मन ही मन सोचा, ये ड्रैगन नेशन वाली लड़की तो किसी पोप की बेटी से भी ज्यादा सेक्रेट लगती है। एक मुकाबले में उस लड़की ने एक ही मूव में विक्ट्री ले ली, कभी दूसरा मूव ही नहीं चलाना पड़ा। कितना कूल है ये। एक भीड़ में किसी ने कहा, यही तो होनी चाहिए असली स्ट्रॉन्ग औरत की तस्वीर, इसमें क्या बड़ी बात है? मेरे पास भी इतनी स्ट्रेंथ होती तो मैं भी कर लेता। चू फेंग ने दिलासा दिलाया, हमारी पांशी तो जरूर पूरी दुनिया को हैरान कर देगी, तब देखना कैसे कैसे जीनियसेस को साइड में हट जाना पड़ेगा। मैंने कहा, फर्स्ट प्लेस और 10th प्लेस की रिलेशनशिप तो शहद जैसी मीठी लग रही है। ये कहते हुए मैं चू फेंग और लिम पांशी की तरफ इशारा कर रहा था। मेरे एक पार्टनर ने उस लेवल 5 लड़की की तारीफ की जिसने लेवल 6 के 20 जीनियसेस को हराकर 10th रैंक हासिल की थी। मैंने उसको बताया कि उसके पास जरूर फीमेल सेंट जैसी टैलेंट होगी। पार्टनर ने कहा, मैं तो छोटी सोच रखता था, इतना हेवन डिफाइंग टैलेंट है तो इस बार की असेसमेंट सुरक्षित है, अनराइवल्ड है बस। फिर चू फेंग कहने लगे, सू यू, इतना सार्काज़म मत दिखाओ, जब अरीना में आओगे तो मैं तुम्हें पांशी के सामने घुटनों पर झुकवाकर माफी मंगवाऊंगा। मैंने कोल्डली उसके मुंह पर हंसकर बोल दिया कि मैं एक्चुअली देखना चाहता हूं कि अरीना में आखिर उसकी खुद की मौत कैसे होती है। अगले मैच में हमारी
39 सिटी का मुकाबला 36 सिटी की टीम के साथ मीले मोड में होना था। मैंने अरीना में आकर उन घमंडी दुश्मनों को बता दिया कि अब उनका मरने का वक्त आ गया है। वो बदले में मुझे जान से मारने की धमकियां देने लगे। जैसे ही फाइट शुरू हुई, चू फेंग वहां सबका बॉस बनने की एक्टिंग करने लगा और सबको अपनी स्ट्रेटेजी बताने लगा। उसने डिसाइड किया कि दुश्मन के लेवल 6 वाले लोग फिजिकल स्ट्रेंथ में बहुत स्ट्रांग हैं, इसलिए वो अकेले 2 लोगों को रोकेगा और बाकी सब दूसरों को हैंडल करेंगे। ये सुनकर एक लड़के ने उसकी इस बॉसी एटीट्यूड को कंप्लीटली ताना मारा, पर वो आगे बढ़ गया। मैंने चू फेंग को टोकते हुए साफ कह दिया कि मुझे उसकी कोई भी स्ट्रैटेजी सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैंने उन ओपोनेंट्स को ललकारा और कहा कि अगर उनमें हिम्मत नहीं है तो जमीन पर घुटने टेक कर भीख मांगे। वो गुस्से में आकर मुझे जिंदा गाड़ने दौड़े। उनमें से एक ने मुझ पर अपनी एक जायंट हड्डी जैसी क्लब से अटैक किया, ये बोलकर कि इस एक स्ट्राइक से ही मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मैंने आगे बढ़कर उसके इतने बड़े वेपन को अपने एक सिंगल हाथ से आसानी से रोक लिया। उसकी पूरी ताकत मेरे सामने एक मजाक लग रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखकर उसे बताया कि उसकी ये वेपन मेरे सू फैमिली के छोटे बच्चों के खिलौने से भी ज्यादा बेकार है। मैंने उस हड्डी को एक ही हाथ से क्रश कर दिया, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो डर के मारे पीछे हटा, क्योंकि उसको फाइनली समझ आ गया था कि मैं कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं बल्कि एक ग्रैंड मास्टर हूं। मेरे दोस्तों ने मुझे आगे का स्टेज क्लियर करने को बोला, क्योंकि वो समझ गए थे कि मैं सबको अकेले ही मिटा सकता हूं। मैंने उन्हें पीछे हटकर तमाशा देखने को बोला और अकेले ही उन सबका सामना करने आगे बढ़ा। उस बाल्ड आदमी ने गुस्से में डार्क पावर से मुझ पर अटैक किया, पर मेरे पास आते ही वो एक इनविजिबल पावर फील्ड से टकराकर जमीन पर धंस गया। मैंने उन्हें उनकी वीक औकात याद दिलाई, जिसे सुनकर वो सब एक साथ मुझे हमेशा के लिए सुलाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने 36 सिटी के प्राइड के नाम पर अपना आखिरी डार्क अटैक लॉन्च किया। मैंने 9 रीजन्स की पावर को अपनी स्वॉर्ड में जगाया और हेवनली स्लॉटर्स के लिए यूज किया। मेरा एक ही पावरफुल स्लैश उन सबकी मौत का पैगाम बनकर निकला। वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि मैं लेवल 7 से कितना ऊपर का मॉन्स्टर हूं। मैंने उन्हें बताया कि 36 सिटी की फिजिकल स्ट्रेंथ में इतनी भी पावर नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी सीरियस हो सकूं, इसलिए मैं उन सबको आखिरी बार कचरे की तरह साफ कर रहा था। चू फेंग अरीना के बाहर से चिल्ला रहा था कि मैं रूल्स तोड़कर देश को बदनाम कर रहा हूं। मैंने उस व्हाइट नाइट को पूरी तरह इग्नोर किया। उन बचे हुए दुश्मनों ने गुस्से में आकर अपनी एलियन बीस्ट्स वाली म्यूटेटेड पावर निकाल ली, जिससे साफ हो गया कि उन्होंने एलियन रेसेस से अलायंस कर लिया था। ये उनकी अपनी ताकत नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक बिट्रियल था। ये देखते ही मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैंने हेवनली स्लॉटर की नेक्स्ट वेव से उन सबको एक ही झटके में हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया। ये सब देखकर नसाबी और शेंडाई जाओ चांग जैसे जनरल्स गुस्से में पागल हो गए और उन्होंने मुझ पर रूल्स तोड़ने का नाटक करके मुझ पर अटैक करने का फैसला किया। मैंने यांग जिन को साइड किया और शेंडाई जाओ चांग की तरफ पॉइंट करते हुए पूरी दुनिया को बताया कि उन सब में कितना बड़ा खोट है। मैंने उसको और उसकी आर्मी को एक घटिया कचरा बताया जो मेरे रास्ते का कांटा नहीं बन सकते थे। नसाबी ने आगे बढ़कर मुझे धमकाया कि उसका बाप लेवल 9 पर है और वो एक होली गॉड का स्पेशल डिसाइपल है, इसलिए मैं उसे मार नहीं सकता। मैंने जोर से हंसकर उसको सिखाया कि जिसे वो होली गॉड बोलता है वो सिर्फ एलियन रेस का पाला हुआ एक सस्ता कुत्ता है। मैंने अपनी स्वॉर्ड स्विंग की और उस बाल जनरल को भी बिना सोचे समझे एक ही बार में सीधा नर्क भेज दिया। उसके बाद शेंडाई जाओ चंग अपनी लेवल 8 की लाइटनिंग पावर के साथ हवा में उड़ते हुए मेरे ऊपर अटैक करने आया, ये सोचकर कि मैं उसके इस अल्टीमेट मूव के सामने नहीं टिक पाऊंगा।